बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 के कोर्स में आज हम प्लेन एंड सर्कुलर पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव हैं और हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है इनको पोलराइज किया जा सकता है, यानी कि इनका कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट सेलेक्ट किया जा सकता है और कोई एक या एक से ज़ायद कंपोनेंट्स भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। हम जानते हैं कि आम लाइट की अगर हम बात करें तो वो रैंडम ओरिएंटेशन में है। मतलब ये कि आम लाइट सोर्स से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो आपस में इन फेज़ नहीं होंगी, वो आपस में यूनी डायरेक्शनल नहीं होंगी। अगर हम कोशिश भी करें, जैसे कि टॉर्च के केस में हम देखते हैं, तो थोड़ी देर तक लाइट जो है वो इन फेज़ होने के बाद फिर से स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की लाइट को जिसमें लाइट कंपोनेंट्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट्स की, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शंस हैं वो रैंडम होंगी, उस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। यह चीज़ें आप पिछले लेवल्स पर भी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा। हम मेनली डिस्कस करेंगे सर्कुलर पोलराइजेशन को। प्लेन पोलराइजेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही कंपोनेंट सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जो हम पिछली क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं, जिनमें सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस है। तो इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं, जैसे कि पोलराइज़र, तो उनके ज़रिए से हम पोलराइजेशन करवाते हैं। यानी हो तो प्लेन पोलराइजेशन में हम एक ही फील्ड्स का एक ही कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और डिफरेंट सिलेक्शन मेथड की बेस पर। तो वो एक कंपोनेंट जो है वो क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास लाइट जो है वो पोलराइज हो चुकी है। अच्छा, अब हम क्योंकि वेव को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेव वेक्टर के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे के जो है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हम देख रहे हैं कि हमारी वेव जो है इसका ये कंपोनेंट जो कि पोलराइज्ड कंपोनेंट है, यानी कि हमने ये पोलराइज्ड लाइट ली हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका कंपोनेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है जो कि जी एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेव जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है। अगर हमारी वेव जी एक्सिस के लॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरी करेगा कंटिन्यूसली, और या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा साइनोसाइडली, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट करेगा या चेंज होगा कंटिन्यूसली। तो इस तरह से बीम जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती जाएगी। इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। अब हम बात करते हैं सर्कुलर पोलराइजेशन की। सर्कुलर पोलराइजेशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैग्नेटिक फील्ड भी पोलराइज जो है वो कंडीशन में आ जाता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ई नॉट इंटू अल्फ़ा वन कम्प्लेक्स ई रेज टू एक्सपोनेंट रेज टू पावर आयोटा इंटू के 1r माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे अल्फ़ा वन जो है ये बेसिकली इस कंपोनेंट की डायरेक्शन और इसके फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपोनेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास E2 है, या दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 है। तो इसको हम देख रहे हैं कि दैट इज़ इक्वल टू E2 नॉट। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और साथ में है E अल्फ़ा 2 कम्प्लेक्स। ये जो ऊपर हमने सिंबल डाला हुआ है ये कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर ई रेज टू पावर आयोटा इंटू के। यहाँ पे K2 आएगा, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेव वेक्टर है वो 2 है। तो K2 r माइनस ओमेगा टी।
तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो हैं ये बेसिकली डायरेक्शन और कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको मज़ीद आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो लाइट है, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये पोलराइज्ड हैं। पोलराइज्ड मतलब कि ये आपस में एक मिक्सअप होकर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या सिलेक्शन के मुताबिक ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अल्फ़ा 1 कम्प्लेक्स अल्फ़ा 2 कम्प्लेक्स जो है दैट इज़ विल बी इक्वल टू अल्फ़ा कम्प्लेक्स, और ये अल्फ़ा कम्प्लेक्स की जो डायरेक्शन होगी वो कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है। एनीहाउ हम दोनों कंपोनेंट्स को अगर एडअप करें और रिजल्टेंट हमारे पास ई आए, तो इस ई की मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से, यानी कि स्केयर रूट ऑफ E1 स्केयर प्लस E2 स्केयर। ये एम्पलीट्यूड्स हमने फील्ड जो है वो लिए हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट ई आएगा यहाँ पे इसके ऊपर भी वेक्टर साइन आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट ई आएगा, ये जो पहले से मौजूद कंपोनेंट्स हैं इनके साथ एक एंगल पे होगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट ई है दैट इज़ एट एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू E1। तो E1 और E2 के दरमियान में E जो है ये एंगल पे होगा, और ये एंगल थीटा जो है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से, जो कि है tan इनवर्स इंटू E2 डिवाइड बाय E1। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेव फील्ड्स के इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे दोबारा से रिप्रेजेंट किए हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमने एंड पे रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब अल्फ़ा 1 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर, हम इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज़ पावर एयोटा फाई 1। ये अल्फ़ा 1 यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई रेज़ पावर एयोटा फाई 1 जो है ये फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट 1 के। इसी तरह से अल्फ़ा 2 जो है दैट विल अल्फ़ा 2 कम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू अल्फ़ा 2 यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज़ पावर एयोटा फाई 2। तो अगर हम अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को एडअप करें तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा 1 यूनिट वेक्टर इज़ पावर एयोटा फाई 1 प्लस अल्फ़ा 2 यूनिट वेक्टर इज़ पावर एयोटा फाई 2। अब जब लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी तो यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो अल्फ़ा 1 यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 2 यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा यूनिट वेक्टर। तो फिर इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी अल्फ़ा, यहाँ पे भी अल्फ़ा आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज़ पावर एयोटा फाई 1 प्लस ई रेज़ पावर एयोटा फाई 2। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो कंपोनेंट 1 है, शुरू में उसका फेज़ जो था वो ज़ीरो था, हमने उसको रेफरेंस के तौर पर लिया हुआ है और उसका फेज़ हम ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास ये वाला एक्सपोनेंट जो है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ई रेज़ पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा 1 कम्प्लेक्स प्लस अल्फ़ा 2 कम्प्लेक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा यूनिट वेक्टर इंटू 1 प्लस ई रेज़ पावर एयोटा फाई 2। तो ये हमारे पास दोनों के एडिशन से आ गया। हमारे पास जो फील्ड एडअप हो रहे हैं रिजल्टेंट हमें इस फॉर्म में मिल रहा है। तो इस फॉर्म में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम E1 की जगह और E2 की जगह जो है हम एक्सपेंशन पुट करें 1 और 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा E1 नॉट ई रेज़ पावर एयोटा इंटू के। यहाँ पे फिर से मैं जो है वो शो कर दूँ कि ये K1 और K2 होंगे, लेकिन हम क्योंकि पोलराइज्ड की बात करेंगे तो K1 और K2 एडअप हमें सिंपली K दे देंगे। अच्छा, तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा K1 और K2 को, बल्कि उनकी जगह K ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो ई रेज़ पावर एयोटा इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी अल्फ़ा 1 कम्प्लेक्स प्लस E2 नॉट ई रेज़ पावर एयोटा इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब देखें कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो सेम हो गई है। तो बाकी चीज़ें एक्सपोनेंट को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास E1 नॉट अल्फ़ा 1 कम्प्लेक्स प्लस E2 नॉट अल्फ़ा 2 कम्प्लेक्स आ जाएगा। अगर हम कहें कि हमारे पास जो फील्ड हैं इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो भी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और जो फेज़ डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो 90 डिग्री का है। तो क्योंकि सर्कुलर पोलराइजेशन में जो है वो जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे आते हैं, तो तब ही सर्कुलर पोलराइजेशन होती है। इस चीज़ को आगे हम जो है वो देखेंगे भी मैथमेटिकली कैसे जो है वो हमने इस चीज़ को मतलब जो है वो किया है।
इस चीज़ का दावा कैसे कर लिया कि ये 90 डिग्री पे होंगे और सर्कुलर पोलराइजेशन होगी। एनीहो हम कह रहे हैं कि हमारे पास दोनों फील्ड कंपोनेंट बराबर हैं और फेज़ 1 जो है वो 0 है और फेज़ 2 जो है वो 90 डिग्री है, π/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास E1 नॉट की जगह भी E नॉट ही आ जाएगा, E2 नॉट की जगह भी E नॉट ही आ जाएगा। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ गई। फिर अल्फ़ा 1 कम्प्लेक्स और अल्फ़ा 2 कम्प्लेक्स की जगह जो है वो अल्फ़ा यूनिट फैक्टर इंटू 1 प्लस सीरीज पर, अब क्योंकि φ2 जो है वो π/2 है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा इंटू π/2। प्लस माइनस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोऑर्डिनेट ओरिएंटेशन क्या है। तो इस तरह से रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा E नॉट इंटू 1 प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट E जो है ये हमें मिल जाएगा E नॉट इंटू 1 प्लस सी रेज पावर प्लस माइनस आयोटा इंटू π/2 ई रेज पावर आयोटा के डॉट आर ओमेगा टी और इंटू अल्फ़ा यूनिट वेक्टर। अल्फ़ा यूनिट वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट अल्फ़ा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ई रेज पावर प्लस माइनस आयोटा π/2 जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस माइनस आयोटा साइन π/2। हम जानते हैं कि कॉस π/2 यानी कि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 लिखा है। प्लस माइनस आयोटा साइन π/2 1 होता है, तो हमारे पास बचेगा प्लस माइनस आयोटा। अब देखें कि हम यहाँ पे ई रेज पावर प्लस माइनस आयोटा π/2 की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा E इंटू ई नॉट इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा ई रेज पावर आयोटा इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी अल्फ़ा यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब ये जो प्लस माइनस आयोटा है 1 प्लस माइनस आयोटा 1 प्लस माइनस आयोटा, तो हमने कम्प्लेक्स नंबर में हमने मैथमेटिकल मेथड्स में कम्प्लेक्स नंबर स्टडी करते हुए देखा है कि 1 प्लस माइनस आयोटा जो है ये सर्कुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड जब 1 प्लस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो रोटेट करता जाएगा कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर हम बात करें 1 प्लस आयोटा की, तो 1 प्लस आयोटा के लिए जो है वो वेव रोटेट करेगी, यानी कि कंपोनेंट सर्कुलरली रोटेट करेगा। इसको हम कहेंगे कि वेव जो है राइट सर्कुलरली रोटेट करेगा, इसको हम कहेंगे, या काउंटर क्लॉकवाइज, इसको हम कहेंगे राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। और 1 माइनस आयोटा के लिए जो है वो कंपोनेंट लेफ़्ट सर्कुलरली रोटेट करेंगे, तो या क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, उसको हम कहेंगे लेफ़्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। यानी कि रोटेट क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट जो आपस में मिलकर हमें रिजल्टेंट E दे रहे हैं वो दोनों कौन से हैं, वो थे E1 और E2, तो जिनकी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हुए ये रिजल्टेंट बनाया है। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम दो कंपोनेंट्स ऐसे लें जिनका एम्पलीट्यूड एक जैसा हो, ये ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक जिनका एम्पलीट्यूड एक जैसा हो और जिनके दरमियान एंगल जो है वो π/2 का हो, तो वो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं आपस में मिलकर एक सर्कुलरली पोलराइज्ड जो है वो वेव बनाएंगे, रिजल्टेंट वेव। तो इस तरह से जो हमने ये दावा किया था कि अगर हम एंगल 90 का लेते हैं, एम्पलीट्यूड बराबर रखते हैं तो हमें सर्कुलर पोलराइजेशन मिलेगी, तो हमारा दुरुस्त निकला है। अच्छा, अब अगर हमारे दोनों कंपोनेंट्स बराबर ना हों, यानी कि E1 नॉट इज नॉट इक्वल टू E2 नॉट, ये एम्पलीट्यूड जो हैं आपस में बराबर ना हों, फेज़ जो है वो π/2 का ही हो, तो अब क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में एडअप होकर हमें रिजल्टेंट सिंगल एम्पलीट्यूड नहीं देंगे, बल्कि एक तरफ एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड कम होगा, तो इससे फिर जो पोलराइज्ड लाइट हमें हासिल होगी वो एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट होगी। तो बहरहाल एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं करना, हमारे मेन टॉपिक जो थे वो प्लेन और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट थे। आप इनके बारे में प्रीवियस लेवल्स पर भी जो है वो जान चुके हैं, तो इसलिए बेसिक इसका जो है वो आपने प्रीवियस से देखना है, और बाकी जो डिटेल डिस्कशन आज हमने इस लेक्चर में की है उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।